दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आज प्रस्तुत है प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से कई सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये सामान्य विज्ञान से है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या CH4, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। आप जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक है, और वैश्विक तापन शब्द का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसको जलाने से, वनों की कटाई करने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान करती है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन है स्वरों का समूह, समस्या समाधान, फिश बाउल रणनीति या जिग्सा रणनीति। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फिश बाउल रणनीति, ऑप्शन सी। फिश बाउल रणनीति में सामान्य रूप से शिक्षार्थियों के 3 समूह बनाए जाते हैं। दाहिनी ओर बैठा समूह विषय के समर्थन में होता है, बाईं ओर बैठा समूह इसके विरोध में होता है, और बीच में बैठे समूह को दोनों के विचारों को लिखने और ये पता लगाने का काम दिया जाता है कि किस समूह ने दूसरे की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से तथ्य वैध बताए हैं, और अंत में उन्हें कक्षा के समक्ष तैयार की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। फिश बाउल रणनीति सहयोगात्मक अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग की वो विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, विश्वसनीयता और विधिमान्यता। तो बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि कौन सी उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो ये है व्यक्तिनिष्ठता। ये उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। उत्तम प्रश्न पत्र की जो विशेषताएं होती हैं उसमें प्रासंगिकता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, संक्षिप्तता और विधिमान्यता होनी चाहिए। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि व्यक्तिनिष्ठता उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है कि मात्रात्मक शोध यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च को और किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संरचित उपागम, ऑप्शन डी। देखिए, मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। मात्रात्मक रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से जो नापे जा सकने वाले या मापे जा सकने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है, मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के क्रम में रखें, यानी सरल से विकसित के क्रम में आपको रखना है। कौन सा क्रम आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे सरल है नामिक, फिर क्रमिक, उसके बाद अंतराल और फिर लास्ट में अनुपात। तो BACDC, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मापन की जो मापनियाँ होती हैं उसमें सबसे अधिक सरल मापिक या नॉमिनल होता है, उसके बाद क्रमिक यानी ऑर्डिनल, फिर अंतराल यानी इंटरवल, और रेशियो या अनुपात ये सबसे विकसित क्रम है। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाक से प्रेषित पत्र, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार और सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं। ऐसी प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार या सामूहिक प्रश्नावली जो डाक से प्रेषित की जाती है
वो किसके उदाहरण हैं आपको बताना है। द्वितीयक स्रोत, वैयक्तिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत या तृतीयक स्रोत। तो सही उत्तर प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन सी। दोस्तों, डाक से प्रेषित पत्रावली, अवलोकन, साक्षात्कार या सामूहिक प्रश्नावली ये शोध में प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। जब कोई अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन इकाइयों से स्वयं या अपने सहयोगी अनुसंधानकर्ता के द्वारा संपर्क करके तथ्यों का संकलन करता है तो उसे प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होते हैं कौन से? विशिष्ट अवस्थिति से, विसरित, प्रासंगिक, अभिज्ञेय, अनुवीक्षण में कठिनाई। और इन बिंदुओं के आधार पर आपको कूट की सहायता से सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। बी सी ई, ए बी सी, बी सी डी और सी डी ई। तो सही उत्तर आपके हो जाएंगे केवल बी, सी और ई। बी, सी और ई का मतलब क्या हो जाएगा? यानी विसरित, प्रासंगिक और अनुवीक्षण में कठिनाई। ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गैर बिंदु स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जो एक बिंदु से उत्पन्न नहीं होते, जैसे कृषि अपवाह, उर्वरक, कीटनाशक आदि। और इसमें विसरित, प्रासंगिक और अनुवीक्षण में कठिनाई जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कौन सा वाहन जन्य प्रदूषक नहीं है, आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या पार्टिकुलेट मैटर। तो सही उत्तर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये वाहन जन्य प्रदूषक नहीं है। आप जान लीजिए कि वाहन जनित प्रदूषकों में पार्टिकुलेटर मैटर, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त वायु प्रदूषक है जो रेफ्रिजरेटर और प्रशोधकों में प्रयुक्त होता है। ये वाहन जन्य प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। एक मॉडेम का उपयोग तार के द्वारा इंटरनेट उपयोग करने हेतु किया जाता है। मॉडेम का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर जो मॉडेम होता है ये मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का जो है संक्षिप्त रूप है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है पर्सनल, सुपर, लैपटॉप या नोटबुक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, सबसे महंगा, सबसे अधिक स्मृति क्षमता यानी मेमोरी कैपेसिटी वाले कंप्यूटर होते हैं। वर्तमान में नवंबर 2024 के अनुसार विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर अमेरिका का EL कैपिटन है, जिसकी स्पीड जो है 1742 पेटाफ्लॉप्स है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत PSAI है, जिसकी स्पीड 8.5 पेटाफ्लॉप्स है और इसको विश्व में 136वां स्थान मिला है। अमेरिका का जो EL कैपिटन है इसकी स्पीड 1742 पेटाफ्लॉप्स पर सेकेंड है। अगला प्रश्न है 1 GB यानी 1 गीगाबाइट कंप्यूटर की मेमोरी किसके बराबर होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1024 MB या 1024 मेगाबाइट के। तो 1 GB कंप्यूटर मेमोरी 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या माउस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है प्रिंटर। आप देखिए प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो आप जान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर में, उसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। याद रखिएगा इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप देखिए जिससे कोई भी सूचना कंप्यूटर में या कोई आदेश दिया जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। और वहीं दूसरी ओर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क के IPv4 में IP एड्रेस का साइज कितना होता है?
8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये 32 बिट। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 32 बिट आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के IPv4 में आईपी एड्रेस, इसका साइज 32 बिट के बराबर होता है, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये सामान्य राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, आपको बताना है। केंद्रीय सूचना आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आप इन विकल्पों में देखिए, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही केवल संवैधानिक निकाय है। और आर्टिकल 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप की गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है, यानी आम के किस प्रजाति में बीज नहीं होता है, आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प आपके हैं रत्ना, बम्बई ग्रीन, कृष्णभोग या सिंधु। तो सिंधु आम की ऐसी प्रजाति है जिसमें बीज नहीं होता है, यानी सिंधु आम की बीज रहित प्रजाति है। और सिंधु रत्ना और अल्फांसो प्रजाति की संकर प्रजाति है। अगला प्रश्न है, केलकर समिति किस मंत्रालय से संबंधित है। तो सही उत्तर है, केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। याद रखिएगा कि केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी और ये वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए और दूसरी अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के लिए नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ था। तो अगर जो आप समयकाल देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन का समयकाल आएगा और सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए ये अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है MN राय, BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर हो जाएगा MN राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन ए। भारत की स्वतंत्रता के पहले ही सबसे पहले MN राय ने संविधान निर्मात्री सभा के लिए अपना विचार प्रस्तुत किया और इस संदर्भ में 1922 में महात्मा गांधी ने भी अपने विचार दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान के निर्माण की मांग प्रस्तुत की और बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। बैथ्यून, जेम्स थॉमसन, W हंटर या टॉमस रैले। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा टॉमस रैले, ऑप्शन डी। देख सकते हैं कि शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 में टॉमस रैले यानी थॉमस रेलिंग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया था, विश्वविद्यालय आयोग का। और आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। गायक और गायन शैली। राजन साजन मिश्र। तो देखिए राजन साजन मिश्र ध्रुवद और टप्पा शैली के गायक हैं, सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा सही नहीं है। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा सही है। और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद, तो ये भी सही है। ताज बेगम ये ध्रुपद धमार की गायिका हैं, न कि ठुमरी टप्पा की। आप जान लीजिए ताज बेगम ब्रजभाषा की कृष्ण भक्ति धारा से जुड़ी थी। तो ये विकल्प बी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 है। देखिए ये है 2 जुलाई
1972 को शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। उस समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य ये शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, याद रखिएगा, 1972 में। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं कर लगा सकती हैं, कर नहीं लगा सकती। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं और राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि राज्य सरकार की संस्थाएं इसमें क्या कर सकती हैं। तो सही उत्तर कर लगा सकती हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। स्थानीय सरकार की संस्थाएं वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए कुछ कर लगा सकती हैं। इसमें संपत्ति कर, गृह कर, हाट और बाजार पे कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर, स्वच्छता कर इत्यादि ये स्थानीय सरकार की संस्थाएं लगा सकती हैं। अगला प्रश्न है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था, आपको बताना है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये देख सकते हैं आप, करंट अफेयर से रिलेटेड ये प्रश्न है आपके लिए। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल सही है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डुन सही है। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह सही है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का विजेता नेपाल, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का विजेता बांग्लादेश है, उप विजेता नेपाल है और इसका आयोजन 17 से 30 अक्टूबर 2024 के मध्य काठमांडू नेपाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। करंट अफेयर से है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए ऑप्शन जो आपके पास हैं, इसमें यह तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर में आयोजित हुआ, सही है। इसमें 36 टीमों ने भाग लिया, सही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा पदक तालिका में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, सही है। उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 5वें क्रम पर था, ये आपका सही नहीं है। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसमें तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर में आयोजित किया गया और उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 11 स्वर्ण, 13 रजत और 18 कांस्य पदक के साथ 7वें स्थान पर था, न कि 5वें स्थान पर। अन्य विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पर रुद्र M1, त्रिपुट, दिव्यास्त्र या स्वर्ण सिंधु। तो सही उत्तर है रुद्र M1। आप देख सकते हैं भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का नाम रुद्र M1 है, जिसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान के चंदन रेंज से किया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर के संजय मूर्ति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, कनक राजू ये गुसाडी नृत्य गुरु और आशीष खन्ना ISA के महानिदेशक। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्थित है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार या अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट। आप देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में सिर्फ शीर्ष वनावरण प्रतिशतता वाले 3 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। तो इसमें दोनों को मिलाकर पूछा गया है कि देखिए कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र। तो सही उत्तर लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हैं कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सही है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तटीय झील चिल्का, सही है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ, सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश BN राव, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। इनका नवंबर 2023 में निधन हुआ। लीला सेठ भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ये आपके आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972, सही है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, सही है। चौरी चौरा कांड 6 फरवरी 1922, सही नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, सही है। तो चौरी चौरा कांड 6 फरवरी 1922 क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये डेट है 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। यहाँ ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा घटना का आपको डेट याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने परीक्षा पैटर्न के अनुरूप महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।